मैंने देखा कि किस तरह कायर बालुका राय ने महाराज सोमेश्वर की पीठ पर पीछे से वार किया, और तभी महाराज पृथ्वीराज चौहान भी वहां पहुंच गए। जैसे ही बालुका राय को पृथ्वीराज चौहान के आने की सूचना मिली, वो रण क्षेत्र छोड़कर भाग गया। महाराज सोमेश्वर ने अपने पुत्र पृथ्वीराज चौहान की गोद में दम तोड़ा, और तब लिया पृथ्वीराज ने बालुका राय से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध उसका वध करके। पलाश क्षेत्र में बालुका राय के वध का समाचार पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जयचंद को वापस कन्नौज जाने के लिए कहा, और वो स्वयं रण क्षेत्र में आई अपने पति का शव मांगने। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उसे बालुका राय का शव दे दिया और उसके सामने नतमस्तक भी हुए। राजमहल में बालुका राय का शव देखकर विजयचंद ये शोक सहन न कर सका, और वहीं उसकी हृदय आघात से मृत्यु हो गई। अब वहां एक नहीं, 2 शव थे, 2 चिताएं जली थी, और तीसरी अग्नि दहक रही थी जयचंद के मन में। ये प्रतिशोध की अग्नि थी, और इसका परिणाम मुझे मालूम था। वैद्यराज जी, आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ पिताजी को? अन्नदाता, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि महाराज हम सबको छोड़कर चले गए। पिताजी, पिताजी, ये प्रकृति भी बड़ी विचित्र है जेठ साहब। ये संसार के किसी भी प्राणी को अपना ऋण चुकाए बिना यहां से जाने नहीं देती। महाराज आनंदपाल तोमर के वध की योजना बनाने वाले ये 2 प्राणी तो गए, और तीसरा इन दोनों की चिता को अग्नि देने की तैयारी कर रहा है। आपस की घृणा, आपस की फूट, आपस के भेदभाव के बीच फलने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शेष कुछ भी नहीं रह जाएगा। जेठ साहब, अभी भी आप नहीं संभले तो आप भी उसी अग्नि में जल जाएंगे। जेठ साहब, प्रतिशोध की अग्नि शत्रु को नहीं जलाती, बल्कि मनुष्य खुद जल जाता है। जैसे ये जल गए, आप जलेंगे, मैं भी जल जाऊंगी, 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 मैं भी जल जाऊंगी। चकोरी, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी तैयार होना। ओह राजकुमारी, किस बात की जल्दी? एक तो पूरी रात आपने बातों बातों में बिता दी, और सुबह तड़के जब आंख लगी ही थी तो आपने ये कह के जगा दिया कि सूरज सर पे है। तो कौन सा झूठ कहा था हमने? जरा देख तो किस तरह से सूर्य देवता सारे संसार में अपना प्रकाश फैला चुके हैं। और तो ये भी भूल गई कि इस समय हमें जल विहार के लिए जाना है और उसके बाद तैयार भी होना है। हाँ, ये क्यों नहीं कहती कि श्रृंगार करना है? हाँ बाबा, हाँ, श्रृंगार भी करना है और उसके बाद मंदिर भी तो जाना है। मंदिर? राजकुमारी, आज हम मंदिर क्यों जाएंगे? अरे तू भूल गई, आज मंदिर में छत्र चढ़ने वाला है। राजकुमारी, मैं नहीं भूली,
भूल तो आप रही हैं। आज हमें छत्र नहीं चढ़ाना, आज तो महाराज पृथ्वीराज छत्र चढ़ाने वाले हैं। हम तो 2 दिन बाद जाएंगे छत्र चढ़ाने। चकोरी, लगता है तो बातों बातों में ही समय नष्ट करने वाली है। ओहो राजकुमारी, तो समय कौन सा भागा जा रहा है। तो ठीक है, हम अकेले ही चले जाएंगे। लेकिन अगर मंदिर में महाराज पृथ्वीराज चौहान छत्र चढ़ाने आएंगे तो उनके साथ महाकवि चंद्रवरदाई भी आएंगे। कोई बात नहीं, हम अकेले ही चले जाएंगे, तुम यहीं रहो, ठीक है? चकोरी, हम चले। ठहरिए राजकुमारी, मैं भी आती हूँ। राजकुमारी संयोगिता, आप? हाँ महाराज। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे इस तरह इस स्थान पर भेंट हो जाएगी। हम जानते हैं महाराज कि हमें यहाँ देखकर आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन आपको यहाँ देखकर हमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि हम पहले से ही जानते थे कि आप शिव और पार्वती के मंदिर में छत्र चढ़ाने आ रहे हैं। बल्कि आपके मंदिर आने की सूचना मिलने से पहले ही हमने भी मंदिर में छत्र चढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन अपनी इस योजना के बारे में हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि इस अचानक मिलन से हम आपको आश्चर्यचकित करना चाहते थे। हाँ, क्या हुआ महाराज? क्या इस अचानक मिलन से आपको प्रसन्नता नहीं हुई? क्या हमसे कोई भूल हो गई है महाराज? नहीं राजकुमारी, नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई, लेकिन दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या हम इस भेंट को अपना दुर्भाग्य समझे? नहीं राजकुमारी, इस भेंट को नहीं, उस दुर्घटना को जो मंदिर के क्षेत्र में घटी है। दुर्घटना? तो क्या राजकुमारी आपको कुछ भी नहीं पता? यह क्षेत्र तो आपके चाचा महाराज बालूका राय के राज्य का एक हिस्सा है। हम समझे नहीं महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? राजकुमारी, काश हमें यह सूचना आपको न देनी पड़ती। सूचना? महाराज, कैसी सूचना? राजकुमारी संयोगिता, हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके चाचा महाराज बालूका राय का वध हो चुका है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप किस तरह का उपहास कर रहे हैं? हम उपहास नहीं कर रहे हैं राजकुमारी, ऐसा हुआ है। हम अपने हाथों से आपकी चाची को आपके चाचा का शव साफ करा रहे हैं। महाराज, हमारे चाचा श्री का वध किसने किया है? यह वध हमारे हाथों हुआ है। महाराज, आपके हाथों? हाँ, हमारे हाथों। और इस समय आपके पिता और आपके दादाजी भी वही हैं। महाराज, हम तो मंदिर में छत्र चढ़ाने इसलिए आए थे कि हमारी समस्याएं कम हो जाए। इंद्रप्रस्थ और कनौज में जो शत्रुता और घृणा की कड़वाहट है वो समाप्त हो जाए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस वक्त ने हमारे मिलन की संभावनाओं को लगभग समाप्त कर दिया है। परंतु एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है महाराज, कि तीर्थ क्षेत्र में युद्ध करना मना है,
फिर वो ऐसी कौन सी गंभीर परिस्थिति थी महाराज जिसके कारण आपको हमारे चाचा का वध करना पड़ा? वध इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपके चाचा ने हमारे पिता महाराज सोमेश्वर की छल से हत्या कर दी। क्या? वो क्या कह रहे हैं महाराज? यह सत्य है राजकुमारी, यह सत्य है। मैं अपने बाबा सा का अंतिम संस्कार करके आ रहा हूं। महाराज? हाँ राजकुमारी, वैसे तो वो लोग मेरे नाना साहब महाराज अनंतपाल तोमर की हत्या करना चाहते थे, लेकिन अनंतपाल तोमर की हत्या? हाँ, वैसे तो मंदिर में छत्र चढ़ाने हमारे नाना साहब आने वाले थे, मगर अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उनके स्थान पर हमारा यहां आना तय हुआ। हमारे यहां आने की सूचना बालूका राय को नहीं थी, लेकिन तब तक वो अपना क्षत्रिय धर्म भुलाकर दुर्जन सिंह के साथ मिलकर हमारे नाना साहब के वध की योजना बना चुका था। किसी प्रकार ये योजना मेरे पिता महाराज सोमेश्वर के कानों तक पहुंच गई। वो तो इस क्षेत्र में इस वध को रोकने आए थे राजकुमारी, लेकिन बालूका राय ने छल से उनकी पीठ पर वार करके उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। बस मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने भी बालूका राय की हत्या कर दी। महाराज, हमें अजमेर नरेश महाराज सोमेश्वर की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन हम अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत लज्जित महसूस कर रहे हैं। लाज आ रही हमें खुद पर और अपने वंश पर। राजकुमारी, मैं नहीं जानता कि इन दो घटनाओं के परिणाम कौन सा रूप धारण करेंगे। हो सकता है कि इंद्रप्रस्थ और कन्नौज के बीच एक निर्णायक और भयंकर युद्ध छिड़ जाए, और यह भी हो सकता है कि यह भेंट हम दोनों की अंतिम भेंट हो। महाराज, भाग्य ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हम अंतरात्मा से आपके हो चुके हैं। महाराज, हम इस जन्म में भी आपके हैं और हर जन्म में आपके ही रहेंगे। राजकुमारी, आपका यह आश्वासन ही मेरे लिए बहुत है। अच्छा हुआ कि आपसे मेरी यहां भेंट हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अब इससे पहले कि कोई और अनुचित घटना घटे, मैं मंदिर में छत्र चढ़ाकर इस क्षेत्र से तुरंत निकल जाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी की मृत्यु का समाचार मुझसे पहले मानस तक पहुंचे। मैं तो यह भी नहीं जानता राजकुमारी कि इस समाचार का उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आप नहीं जानती मेरी मानसिक अवस्था। एक और इन घटनाओं ने मेरे मन को कचोट कर रख दिया है, और दूसरी ओर मोहम्मद गौरी की सेना भटिंडा पर अधिकार जमाने लाहौर से निकल पड़ी है। क्या? हाँ राजकुमारी, हाँ। देखिए, समय बहुत कम है, हम आपसे विदा लेते हैं। हमें तुरंत मंदिर पहुंचना है, लेकिन इस अधूरी भेंट का हमें खेद रहेगा। महाराज, एक बात तो निश्चित है कि अब हमारे पिताजी हमारे इस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में एक ही रास्ता रह जाता है हमारे पास। वो क्या? हम कन्नौज वापस नहीं जाएंगे महाराज, हम आपके साथ इंद्रप्रस्थ चलेंगे। नहीं राजकुमारी, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता महाराज? राजकुमारी, अगर आप हमारे साथ इंद्रप्रस्थ गई तो वहां कुलवधू के रूप में आपका सम्मान नहीं हो पाएगा, और हम पर आपको छल से वहां ले जाने का आरोप लग जाएगा राजकुमारी। और फिर हमारे उस वचन का क्या होगा जो हमने आपको दिया कि हम आपको कन्नौज जाकर ही लेकर जाएंगे। राजकुमारी, हम आपको एक बार फिर वचन देते हैं कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, अगर हम जीवित रहे तो हम कन्नौज जाकर ही आपको लेकर जाएंगे। हाँ, अब हम चलते हैं।
हमारी प्रतीक्षा कीजिएगा। हाँ महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। संयोगिता, ये तो महाराज पृथ्वीराज चौहान थे। क्या बात है संयोगिता? चुकुरी, अनर्थ हो गया। अनर्थ? हाँ चुकुरी, अनर्थ ही तो हो गया है। महाराज, भवानी मां की इच्छा के आगे किसका वश चलता है? भवानी की इच्छा? यह भवानी की इच्छा नहीं है महामंत्री जी। भवानी की इच्छा के दर्शन तो हमने उस दिन किए थे जिस दिन युद्ध के क्षेत्र में पिताजी ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर कनौज पर अपना अधिकार जमा लिया था। और उसी भवानी मां की इच्छा से उनका यह दिया हुआ अधिकार मुझे मिला है। महामंत्री जी, यह इच्छा जिसकी बात आप कर रहे हैं, यह उस कायर और विश्वासघाती पृथ्वीराज चौहान की इच्छा है, जिसके कारण विजयचंद जैसे वीर को हृदय गति रुक जाने के कारण इस पृथ्वी से जाना पड़ा। वो सूरमा जो युद्ध के क्षेत्र में हजारों सूरमाओं की गर्दनें काट सकता था, उसकी विवशता भरी मृत्यु ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। मैं अपने पिताजी और भाई बालूका राय की चिता को अग्नि देकर आ रहा हूं महामंत्री जी। बस अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि पृथ्वीराज चौहान के सीने में अपनी तलवार भोंक दूं और इस पृथ्वी को लाल कर दूं उसके रक्त से। महाराज, आपका कहा एक एक शब्द सच है, मगर भाग्य और समय दोनों ही हमारे विरुद्ध हैं महाराज। महामंत्री जी, मुझे समय और भाग्य को बदलना बहुत अच्छी तरह आता है। इस समय मुझ पर एक एक पल भारी है और मैं जल्द से जल्द प्लास क्षेत्र पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मेरा शत्रु प्लास क्षेत्र पहुंचने वाला है। महाराज, आपके आदेश अनुसार यह सूचना मैं सेनापति तक पहुंचा चुका हूं। किसी भी समय सेनापति अपने सैनिकों के साथ यहां आ सकते हैं। महाराज, लगता है सेनापति जी अपने सैनिकों के साथ आ पहुंचे हैं। ठीक है महामंत्री जी, मैं सेना और सेनापति के साथ प्लास क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता हूं। उसके पश्चात आप कनौज चले जाइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आज आपने तत्काल उनकी सेना के साथ क्यों बुलाया है? सेनापति जी, यह समय आपके प्रश्नों के उत्तर देने का नहीं है। हमें इसी समय यहां से रवाना होना है और प्लास क्षेत्र के मंदिर को घेरना है, जहां पृथ्वीराज चौहान छत्र चढ़ाने आ रहा है। हमें वहां पहुंचकर उसका वध करना है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? वक्त पात की बातें, और वो भी मंदिर के क्षेत्र में? मंदिर के क्षेत्र में नहीं सेनापति। अगर पृथ्वीराज चौहान मंदिर के भीतर भी हुआ तो वो मंदिर से जीवित वापस नहीं आएगा। हम उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मंदिर में ही भेंट चढ़ा देंगे। लेकिन महाराज, मंदिर के नियमानुसार हम... नहीं सेनापति, अब किसी नियम की बात नहीं होगी। नीति और मर्यादा की बातें पृथ्वीराज चौहान के वध के बाद होंगी।
अभी तो केवल इतना सुन लो कि हम अपने पिताजी और बालूका राय की चिता को अग्नि देकर आ रहे हैं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ सेनापति, और इसका कारण है पृथ्वीराज चौहान। हमारे पास तो इस समय उनके शोक का भी समय नहीं है। जाओ और जाकर मंदिर को घेर लो। जो आज्ञा महाराज। पृथ्वीराज, तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। अब तू जीवित नहीं बचेगा। भवानी सिंह, राजपुरोहित जी। जी महाराज। छत्र चढ़ाने की मन्नत हमारे नाना साहब महाराज अनंतपाल तोमर ने की थी, तो इसका संकल्प भी उन्हीं के नाम से होना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। लीजिए। महाराज। ओम नमो शिवाय। चंद्रोदय। महाराज पृथ्वीराज चौहान, अभी कुछ ही देर पश्चात पूरी विधि के साथ भगवान शिव का अभिषेक होना है। नहीं पुरोहित जी, हमें खेद है कि हम अभिषेक के समय तक उपस्थित नहीं रह पाएंगे। क्या आप थोड़ी देर भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते महाराज? हमारी विवशता है पुरोहित जी। कोई बात नहीं महाराज, आपके नाना सा महाराज अनंतपाल तोमर के नाम का संकल्प तो हो ही चुका है। आप भगवान शिव को प्रणाम करके विदा ले सकते हैं महाराज। जी। राजकुमारी, राजपुरोहित जी। राजकुमारी, आप और यहाँ? आपका छत्र तो आज नहीं 2 दिन बाद चढ़ाया जाएगा। जी हाँ राजपुरोहित जी, हम जानते हैं, लेकिन हमारी ये इच्छा है कि हम महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती को पुष्प समर्पित करें। जैसी आपकी इच्छा राजकुमारी। हमारी तरफ इस तरह से ना देखिए महाराज। जिस तेजी से ये घटनाएं घट रही हैं, हमें नहीं लगता कि हमारे जीवन में ऐसा अवसर फिर से आएगा। हाथ आगे बढ़ाइए महाराज।
की आयु तो बस इतनी ही है। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं सारी स्थिति का वर्णन कर सकूं। जीवित रहे तो फिर भेंट होगी। चलिए महाराज। चलो। मैं जानती हूँ कविराज, मैं सब सुन चुकी हूँ। सेनापति जी महाराज। सैनिकों को आदेश दो कि वो इस मंदिर को चारों ओर से घेर ले। मंदिर को घेर लो। महाराज, ये क्या? इस स्थान को आपने अपने सैनिकों द्वारा अपवित्र करने का साहस कैसे किया? जो आज तक आपके अनुज बालूका राय के राज्य में कभी नहीं हुआ। किसने दिया आपको यह अधिकार? पुरोहित जी, मेरे अनुज बालूका राय की हत्या कर दी गई है और हत्यारा इसी मंदिर में छुपा हुआ है। क्या? पुरोहित जी, अब इस क्षेत्र में जो कुछ भी होगा वो मेरी आज्ञा से होगा, मेरी इच्छा से होगा। सैनिकों, इस मंदिर को चारों ओर से घेर लो। पृथ्वीराज चौहान यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। महाराज, यदि आप महाराज पृथ्वीराज चौहान के लिए यहाँ आए हैं तो वे तो छत्र चढ़ाकर यहाँ से जा चुके हैं। राजपुरोहित जी, झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोलना मेरा काम नहीं है महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो उन्हें यहाँ पर अभिषेक के लिए रुकने को भी कहा था, किंतु उनके पास इतना समय ही नहीं था। पुरोहित जी, यह नहीं हो सकता। इतना सुंदर अवसर मेरे हाथ में आकर निकल जाए, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं फिर से कहता हूं पुरोहित जी कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ महाराज कि मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं इस मंदिर का प्रधान पुरोहित हूँ। राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मेरे झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं बनता है। फिर भी यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। उन्होंने और महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती को पुष्प अर्पित किए हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। क्या? पिताजी, महाराज। चकोरी, महाराज, महाराज, मुझे पिताजी महाराज और देवर बालूका राय की मौत का समाचार मिल चुका है, लेकिन आप इस दुख का, उनके वध का आक्रोश मेरी पुत्री पर क्यों उतार रहे हैं? पुत्री? पुत्री कहती आप इसे? इसी के कारण मेरे पिताजी और मेरे भाई बालूका राय की मृत्यु हुई है। इसी के कारण उनकी हत्या हुई है। अगर ये नहीं होती तो मेरे पिताजी और मेरा भाई बालूका राय दोनों जीवित होते। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। आप उन दोनों की मौत का दोष मेरी पुत्री पर क्यों लगा रहे हैं? बालूका राय का वध तो महाराज पृथ्वीराज चौहान ने किया है, और मैंने तो ये भी सुना है कि पिताजी की मृत्यु हृदय आघात से हुई थी। पिताजी की मृत्यु तो हृदय आघात से हुई थी रानी साहब, लेकिन तुम्हारी इस पुत्री ने उनके हृदय पर अपने पैरों से आघात किया है। इसने मेरे हृदय पर आघात किया है, इसने आपके हृदय पर आघात किया है। जिस बात को कहते हुए मेरी जीवा थरथरा रही है, उस बात को कहते हुए मैं अपमान और लज्जा की अग्नि में झुलस रहा हूं। वो बात जो मेरे शरीर को, मेरे रोम रोम को दहका रही है, उस बात को भेद बनाकर अपने मन में ना जाने ये कब से छिपाई बैठी है। रानी साहब, तुम्हारी ये पुत्री ना जाने हमसे किस जन्म का बदला ले रही है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं सच कह रहा हूं रानी साहब। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए थे, मैं अंधा हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी अपनी ही पुत्री, मेरा अपना ही रक्त, हमारे वंश के सबसे बड़े शत्रु पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रेम का नाटक करती रही और हमारी आंखों में धूल झोंकती रही। और पृथ्वीराज जब धरती सिंह बनकर आया तो इसने अपने हाथों से अपने कुल का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार देकर उसे विदा किया। मेरे पूछने पर इसने कितने भोलेपन से, कितनी चतुराई से जवाब दिया था कि हां, वो धरती सिंह है। इसके कारण
नहीं महाराज नहीं। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान ने राजसूय यज्ञ का विध्वंस किया। वो गणपत डांगी के रूप में अपने मुंह पर कालपोत कराया और हमारे मुंह पर अपमान की कालपोत कर चला गया, सिर्फ इसके कारण। नहीं मासा, इन्हें मत रोकिए। आज तो इतिहास में एक पिता के हाथों एक पुत्री के वध का एक और अध्याय जुड़ जाने दीजिए। हाँ पिताजी, आज मैं आपके सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं महाराज पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती हूँ। संयोगता! चिल्लाइए मत इतने जोर से पिताजी। राजमहल की दीवारें पारदर्शी होती हैं। आज तक मैंने आपके सम्मान की रक्षा की है पिताजी। आज तक इस बात को मैंने अपने सीने में छिपा कर रखा, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। अगर मुझे आपके सम्मान के विरुद्ध कोई कदम उठाना होता तो मैं महाराज पृथ्वीराज चौहान का हाथ कड़ी सिरसा में ही पकड़ लेती। वही तो उन्होंने आपके चहेते, आपके प्रिय महोबा नरेश महाराज परमाल का मान मर्दन किया था, और वही उन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण देकर आपकी पुत्री का हृदय जीत लिया था। संयोगता, क्या तुझे इस संसार में एक ही वीर पुरुष दिखाई दिया था, और वो भी हमारा शत्रु पृथ्वीराज चौहान? पिताजी, हर कुंवारी कन्या एक ही पति की कल्पना करती है। वो एक ही पति का सपना देखती है, एक ही के चरणों में अपने हृदय को अर्पित करती है, एक ही के लिए जीती है और एक ही के लिए मरती है। यह एक कुलीन कन्या के लक्षण है पिताजी। चुप रहो! अपने पिता के शत्रु के साथ संबंध रखना, अपने चाचा और अपने दादा के हत्यारे के साथ विवाह के सपने देखना, एक राजकुमारी को तो क्या, हमारे राजमहल की एक साधारण सी दासी को भी शोभा नहीं देता। तुमने हमारे साथ साथ कनौज की माटी को भी लज्जित किया है। नहीं पिताजी, कनौज की माटी आज लज्जित नहीं हुई है। कनौज की माटी तो उस दिन लज्जित हुई थी जिस दिन महाराज अनंगपाल तोमर पर छल से आक्रमण किया गया था। कनौज की माटी तो उस दिन लज्जित हुई थी जिस दिन आना अधिकार इंद्रप्रस्थ पर दावा करने का प्रयास किया गया था। कनौज की माटी तो उस दिन लज्जित हुई थी जिस दिन चकोरी को एक नर्तकी की भेष में अपना गुप्तचर बनाकर इंद्रप्रस्थ भेजा गया था। चुप रहो! इंद्रप्रस्थ पर हमारा प्रारंभ से अधिकार था। तोमरों ने इंद्रप्रस्थ को हमसे छल और कूटनीति से छीना था, और जब तक मैं इंद्रप्रस्थ को उनसे वापस नहीं छीन लेता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। पिताजी, जब तक इंद्रप्रस्थ आपके सम्मान का प्रश्न बना रहेगा, दोनों तरफ मानव रक्त बहता रहेगा। ये दोनों हत्याएं इसी बात का प्रमाण है पिताजी। हमने तो कनौज की माटी के मान की रक्षा की है, एक कनौज की बेटी होने के नाते एक प्रयास किया है। यदि इंद्रप्रस्थ और कनौज के बीच में संबंध बन जाए तो बरसों से चली आ रही रक्तपात की कहानी समाप्त हो जाएगी। तब कनौज की माटी भी सुरक्षित रहेगी और इंद्रप्रस्थ की माटी भी सुरक्षित रहेगी। पिताजी, अपना ये प्रलाप बंद कराओ। ये जयचंद राठौर इस बात की सौगंध खाता है कि वो कन्नौज और इंद्रप्रस्थ का संबंध आपस में कभी भी नहीं होने देगा। ये जयचंद राठौर इस बात का प्रण करता है कि वो पृथ्वीराज चौहान का सपना कभी पूरा नहीं होने देगा। और ये जयचंद राठौर इस बात का दृढ़ निश्चय करता है कि तुम्हारा विवाह इस देश के किसी भी राज्य के किसी भी राजा के साथ कर देगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के साथ कभी नहीं करेगा। मैं आज ही तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करता हूं। पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर इस देश के सारे नरेश इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इसमें आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मैं उसे ऐसी अपमानजनक स्थिति में पहुंचा दूंगा जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की होगी। मासा,
मासा मासा पुत्री मासा